नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने प्रोग्राम के जरिए हम आपको अपराध से जुड़ी सनसनीखेज घटनाओं से रूबरू कराते रहते हैं। हत्या से जुड़ा ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला बाहरी दिल्ली में देखने को मिला। क्या था हत्या का मकसद और कौन था इस दिल दहला देने वाली साजिश के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये है बाहरी दिल्ली में स्थित विजयनगर का पुलिस स्टेशन। रोजमर्रा की तरह पुलिसकर्मी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। इसी दौरान श्वेता नाम की एक युवती परेशान हालात में थाने में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर पहुंचकर श्वेता ने पुलिसकर्मी को बताया कि उसका छोटा भाई दिलीप कुमार करीब 2 दिन पहले काम के सिलसिले की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो घर वापस नहीं लौटा है। हर संभव जगह खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मी परेशान हाल श्वेता को अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास ले गया। पुलिस अधिकारी ने श्वेता से दिलीप के बारे में और अधिक जानकारी लेनी शुरू कर दी। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की कि कहीं उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर श्वेता ने दिलीप की किसी से भी दुश्मनी होने की बात से इनकार किया, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि दिलीप की करीबी दोस्त रेणु उसे लापता होने वाले दिन मिली थी, लेकिन उसके बाद से उसकी दिलीप से कोई बात नहीं हुई। पुलिस ने दिलीप के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद दिलीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने दिलीप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के मकसद से दिलीप के साथ बैंक में काम करने वाली उसकी दोस्त रेणु को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पूछताछ में रेणु ने बताया कि दिलीप उस रोज उससे मिलने तो आया था, लेकिन शाम के समय वो किसी जरूरी काम की बात कहकर चला गया। रेणु से भी दिलीप के बारे में कोई ठोस सुराग न मिल पाने के कारण अब पुलिस की जांच किसी भी दिशा में नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस के सामने बस एक ही सवाल था कि आखिरकार दिलीप गया तो गया कहां? कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया? गहन छानबीन और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को यह महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी कि रेणु की दोस्ती राहुल नाम के एक अन्य शख्स के साथ भी है, जिसके बारे में रेणु ठीक प्रकार से जानकारी प्रदान करने से कतरा रही है। इस कड़ी पर काम करते हुए पुलिस का रेणु पर शक गहराने लगा कि हो ना हो उसे दिलीप की गुमशुदगी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाते हुए राहुल और उसके 3 साथियों को खोजना शुरू कर दिया, ताकि गुमशुदा दिलीप के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी राहुल का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तफ्तीश की इसी प्रक्रिया में पुलिस को सूचना हाथ लगी कि दिलीप के गायब होने वाले दिन से ये चारों लोग भी अपने अपने ठौर ठिकानों से गायब हैं। इससे पुलिस के शक की सुई इन चारों की ओर घूम गई। पुलिस ने इन चारों को ध्यान में रखकर अपनी जांच जारी रखी और इसी कड़ी में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि मुख्य आरोपी राहुल का दोस्त मोनू पास स्थित एक बाजार में आने वाला है। पुलिस के लिए सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। तुरंत एक टीम का गठन किया गया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। संभावित स्थान पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जाल बिछा दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को मोनू एक मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। एक जगह पहुंचकर मोनू मोटरसाइकिल रोककर किसी से फोन पर बातें करने लगा। पहले से ही जाल बिछाई बैठी पुलिस ने बिना कोई मौका गवाए उसे चारों ओर से घेर लिया और धर दबोचा। पुलिस उसे आगे की पूछताछ के लिए थाने ले आई।
थाने में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे उसके दूसरे साथियों के बारे में तफ्तीश की। काफी पूछताछ के बाद मोनू ने बताया कि वो एक अन्य साथी राकेश के बारे में जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर राकेश के घर पर छापा मारा और उसे धर दबोचा। उससे की गई पूछताछ से पुलिस ने उनके एक और साथी दीपू उर्फ धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इन तीनों से दिलीप नाम के एक शख्स की गुमशुदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गए। इसके बाद जो कुछ भी उन्होंने पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल उन्होंने बताया कि रेणु और राहुल पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण रेणु उससे दूरी बनाने लगी थी। इस बीच उसकी दोस्ती उसी के साथ बैंक में काम करने वाले दिलीप से हो गई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल को रेणु और दिलीप के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता चला और उसे ये बात काफी नागवार लगने लगी और इस बात से वो आग बबूला हो गया और रेणु से दिलीप को छोड़कर उसके पास वापस आने की बात कही। दिलीप के साथ काफी समय बिताने के बाद रेणु भी इस बात से परेशान थी कि दिलीप समय समय पर पैसों की मांग करता रहता था। आखिरकार रेणु ने राहुल के पास वापस लौटना ही बेहतर समझा और दिलीप को अपने रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। राहुल इस बात को भली भांति जानता था कि रेणु अक्सर हरियाणा स्थित अपने बैंक में कार्य करने के बाद ट्रेन के जरिए आया जाया करती है और दिलीप उसे लेने रेलवे स्टेशन जाया करता है और वहां से उसे बाइक पे बिठाकर घुमाने ले जाया करता है। बस यहीं से राहुल के दिमाग में एक योजना काम करने लगी। प्लान के मुताबिक जब एक रोज दिलीप रेणु को लेने स्टेशन पहुंचा तो रेणु ने पहले ही राहुल को फोन कर दिलीप के आने की खबर दे दी और राहुल अपने साथियों के साथ दिलीप का इंतजार करने लगा। राहुल और रेणु के मंसूबों से बेखबर दिलीप रेणु को बाइक पर बिठाकर उसे घुमाने के इरादे से रेलवे स्टेशन से निकल पड़ा। राहुल भी अपने साथियों के साथ कार में उनका पीछा करने लगा। रेणु को काफी देर घुमाने के बाद दिलीप ने उसे उसके घर के नजदीक ड्रॉप कर दिया। दिलीप को अकेला पाकर पहले से ही उसका पीछा कर रहे राहुल और उसके साथियों ने उस पर धावा बोल दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। गाड़ी में भी चारों बेरहमी से उसे मारते हुए गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में स्थित अपने ठिकाने पर ले गए। ठिकाने पर पहुंचकर राहुल और उसके साथी दिलीप को तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इतने पर भी उन बेरहम कातिलों का मन नहीं पसीजा और उन्होंने दिलीप की पहचान छिपाने के इरादे से उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्तों ने हत्या की वारदात को ब्लाइंड मर्डर में बदलने की काफी कोशिश की और हर वो शातिर चाल चली जिससे ये कानून के फंदे से बचे रहे, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत और सूझबूझ के चलते ही कानून के लंबे हाथ इनके गिरेबान तक जा पहुंचे और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब फिलहाल वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को
किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने इस मौके पर उन 23 अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी जिन्हें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता, विशिष्ट सेवा और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आप अपना काम सड़क पे या पुलिस स्टेशन में अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे आपका परिवार खड़ा हुआ है। उन परिवारजनों को, आपके माता पिता को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने आप सभी लोगों को अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए मानसिक तौर पे स्वस्थ रखा है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली को सुरक्षित रखने में बहुत भारी योगदान दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के 6 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा है। अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को प्रदर्शित करने वाले दिल्ली पुलिस के 6 कर्मियों में इंस्पेक्टर सतीश चंद्र शर्मा मरणोपरांत, संदीप लांबा ACP, महिला इंस्पेक्टर डोमिनिका पूर्ति, इंस्पेक्टर अमलेश्वर कुमार राय, इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह कटारिया और इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। इस पदक का गठन 2018 में अपराध की जांच के लिए उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था। उत्तरी जिला पुलिस ने चाबी बनाने के बहाने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चाबी वाला गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली आते थे और चोरी कर वापस लौट जाते थे। ये चोरी करने के लिए खास तौर पर सोने के गहने पहनने वाली महिलाओं के घरों को अपना निशाना बनाते थे, जिसके लिए ये बाकायदा घर की रैकी भी करते थे। अलमारी की चाबी बनाने के दौरान ये पीने के लिए पानी मांगते और जैसे ही पीड़ित पानी लेने जाता, ये अलमारी में रखे गहनों पर अपना हाथ साफ कर देते थे। इसी तरीके की वारदात को इन्होंने शास्त्री पार्क इलाके में भी अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। गहन छानबीन, CCTV फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर इन्हें पहाड़गंज के एक होटल में दबिश देकर धर दबोचा। चोरी की वारदात के बाद ये फ्लाइट से अपने अपने राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी, 2 साइकिल, कई अलमारियों की चाबियों सहित मास्टर चाबी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर तन्नू रुहेला को गिरफ्तार किया है। अपनी जरूरतों को पूरा करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए तन्नू ड्रग तस्करी के धंधे में उतर आया था। ये आंध्र प्रदेश से गांजे की खेप लाकर दिल्ली NCR में कार के जरिए सप्लाई कर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तन्नू रोहेला नशीले पदार्थ की खेप लेकर झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई करने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 75 किलो गांजा बरामद की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही पुलिस ने गांजा सप्लाई करने में इस्तेमाल होने वाली एक कार भी जब्त की है। फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 4 आरोपी आलोक शुक्ला, विशाल भाई जम्बूकिया, अनुज कुमार और अंकुर को गिरफ्तार किया है।
आलोक और विशाल ने पासपोर्ट और पैन कार्ड बनाने वाली सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाई ताकि लोगों को झांसा देकर ठगा जा सके। इन दोनों को अनुज कुमार और अंकुर, जो कि टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं, फर्जी तरीके से डुप्लीकेट सिम मुहैया करा रहे थे। इन नंबरों को ये फर्जी वेबसाइट पर डाल देते थे और इसका गूगल पर प्रमोशन करते थे। इनकी वेबसाइट पर पासपोर्ट और पैन कार्ड की चाह रखने वाले लोग रजिस्ट्रेशन के बाद जब पेमेंट करते तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, जिसके बाद उन्हें फर्जीवाड़े का एहसास होता। इस तरीके से इन्होंने 15,000 से अधिक लोगों को चूना लगाया था। फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर पुलिस ने पेमेंट गेटवे, मनी ट्रेल और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर सबसे पहले आलोक को गाजियाबाद से दबोचा। साथ ही उसकी निशानदेही पर गुजरात के भावनगर से विशाल भाई और दिल्ली से अनुज कुमार और अंकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 20 चेकबुक सहित 25 ATM कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने 4 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। इन पर पहले से चोरी, छीना झपटी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने देखा कि स्कूटी पर सवार 3 लोग उन्हें देखकर यू टर्न लेकर भाग रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उनकी स्कूटी स्लिप हो गई, जिससे ये गिर गए और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान मोहित, राज और अमन के रूप में हुई। साथ ही इनसे मिली स्कूटी केशवपुरम इलाके से चुराई गई निकली। पुलिस ने इनके पास से चोरी और छीने गए 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए। वहीं एक अन्य मामले में आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने मॉडल टाउन में बिना हेलमेट के घूम रहे यश गुप्ता को उस वक्त पकड़ा जब वो पुलिस को देखकर स्कूटी वापस मोड़कर फरार हो रहा था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पुलिस को एक बटनदार चाकू सहित 3 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। द्वारका जिला पुलिस ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर फरार चल रहे वांछित हमलावर लवली को गिरफ्तार किया है। लवली पहले से एक क्रिमिनल केस में शामिल रहा है। लवली ने बाबा हरिदास नगर इलाके में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने लवली के साथी को तो पहले ही दबोच लिया, लेकिन लवली फरार हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लवली द्वारका सेक्टर 20 में आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर ठगी करने वाले RNP मार्केटिंग एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पीयूष जोशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उपकरण ऋण लेने के लिए क्लिक्स फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया था, जिसमें आरोपी ने एक अन्य कंपनी से उपकरण खरीद का फर्जी परफॉर्मा चालान भी प्रस्तुत किया, जिसके बिहाफ पर लोन लिया जा सके। लोन लेने के लिए कंपनी को 100% अग्रिम भुगतान के बारे में भी बताया गया। इस आधार पर लोन प्रोवाइडर ने पीयूष की कंपनी को 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा की रकम सैंक्शन कर दी। इसके बाद क्लिक्स फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पता चला कि लोन लेने वाली कंपनी और उपकरण देने वाली कंपनी दोनों ही के पते फर्जी हैं। साथ ही ये भी पता लगा कि सारा पैसा भी शेल कंपनी बनाकर ट्रांसफर किया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी पीयूष को मुंबई के कांदीवाली में दबिश देकर धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एक महिला समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी द्वारका के सेक्टर 13 में एक बुजुर्ग महिला से गहने और अन्य जरूरी सामान लूटकर फरार हो गए थे। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा भी जब्त कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर मुरसलीन को गिरफ्तार किया है।
जल्दी पैसा कमाने के लिए आरोपी ड्रग्स सप्लाई के धंधे को अंजाम देने में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने के इरादे से एक शख्स बुराड़े इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया है। किशनगढ़ इलाके में पिकेट चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके बाइक सवार मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताया और आई कार्ड दिखाया। छानबीन के दौरान इसका आई कार्ड फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आत्मरक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो। इसके लिए रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजों का ज्ञान ही काफी है। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम महिलाओं की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में इन कार्यशालाओं का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवतियां घर पर ही रहकर आत्मरक्षा के गुर सीख सकें। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आत्मरक्षा से बेहतर और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो, ये भी मुमकिन नहीं। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वालों और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर नई दिल्ली जिले की परिवर्तन सेल द्वारा स्कूली छात्राओं के लिए ऑनलाइन सशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस द्वारा हाल ही में अटल आदर्श विद्यालय की छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस की योजना राजधानी के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात ये है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन कार्यशालाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। फिर मुश्किल हालात से निपटने में आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं। मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। मार्शल आर्ट सही मायने में एक आर्ट ही है, ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम मंचलों को सबक सिखा सकते हैं। एक ऐसा आर्ट जिसके जरिए हम खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं।
चुस्ती फुर्ती से ही हम दूसरों को शिकस्त दे सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास ही होता है कि हम मुश्किल स्थितियों से पार पा लेते हैं, और यही तो इसमें सिखाया जाता है। इसे सीखने के दो सीधे फायदे हैं। एक तो असुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं रह जाती, और दूसरा ये कि हमारी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन इस प्रशिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सड़कों पर बेवजह किसी से भिड़ जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए और सिरफिरे लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इसलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करें, तो आप 112 या 1091 पर फोन कर तुरंत मदद पा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।